रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जालिम इश्क के नेक्स्ट पार्ट को अब हम आगे से शुरू कर रहे हैं। ये कहकर परी मुड़ गई और फजर भी उसके पीछे सबको सी ऑफ करने चली गई, क्योंकि सब लोग रात से यहीं थे। और अब जब सबको तसल्ली हो गई कि आलियान को होश आ गया है तो सब वापस जा रहे थे। फिर सिर्फ समीना बेगम और फजर ने रुकने का कहा था, लेकिन सबके जाते वक्त समीना बेगम फजर के पास आई और कहा, फजर बेटा एक काम करो, तुम भी सबके साथ वापस चली जाओ, रात से यही हो ना, तुमने कुछ खाया है और ना 2 मिनट सुकून से बैठी हो, तुम भी घर चली जाओ, रेस्ट करो। समीना बेगम के समझाने पर फजर नफी में सर हिलाती बोली, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। और आप भी तो रात से यही है ना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, आपको भी तो आराम की जरूरत है, आप घर चली जाए, मैं हूँ ना यहाँ। फजर के कहने पर समीना बेगम ने इस बात में सर हिलाया और चली गई। सबके जाने के बाद फजर कुछ देर कशमकश में आलियान के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और फिर आखिर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ आलियान बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। फजर दरवाजे के करीब ही खड़े होकर कुछ देर उसे देखती रही और फिर खामोशी से चलकर उसके करीब पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी आलिया ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और गहरी सांस खींचकर बोला, इतनी देर लगा दी फजर तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आलियान के कहने पर फजर को हैरत का शदीद झटका लगा। एकदम से वो परेशान होकर सोचने लगी कि कहीं आलियान ने बेहोशी में उसकी कही सारी बातें सुन तो नहीं ली। इसी फिक्र में फजर ने पूछा, क्यों कर रहे थे वेट, अगर मैं ना आती तो। फजर की बात पर आलियान मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे यकीन ना होता कि मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तुम नहीं आओगी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ ही ना होता। तुम्हें आना तो था, तुम्हें लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और देख लो मैंने जो कहा था सच कर दिखाया। मैं तुम्हें लेने नहीं आया फजर, तुम खुद खींची चली आई। आलियान की बात पर फजर हकलाते हुए बोली, क्या मतलब, अगर तुम्हें मेरे आने का यकीन ना होता तो ये एक्सीडेंट ना होता। मैंने बस अपना कहा पूरा किया। आलियान के आराम से कहने पर फजर फट पड़ी, अपना कहा पूरा करने के लिए अपना एक्सीडेंट करवा लिया। बेयकीनी से बोलते हुए आंसू उसके गालों पर बह गए। मुझे हराने के लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने किसी के बारे में सोचा तक नहीं। तुम्हें अंदाजा है आंटी अंकल सब तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। आपकी हिचकियों से रोते हुए वो कह रही थी। ये बात ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि आलिया ने सिर्फ उसकी वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। तुम्हें हराने के लिए नहीं फजर, तुम्हें भुलाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगी और जब तुम आओगी तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। यकीन से कहते हुए आलिया ने फजर का हाथ पकड़ना चाहा, जिसे एक झटके से छुड़ाते हुए वो पीछे हुई और बोली, तुम बहुत बुरे हो आलियान। हिज़यानी अंदाज में कहती फजर बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद आलियान बोला, वो तो मैं हूँ। मुस्कुरा कर कहने पर आलियान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल गया था। थके होने के बाइस पड़ी और साथ आते ही सो गए। पड़ी दोबारा पड़ी की आंख 1 बजे खुली थी, जबकि साथ अभी तक सोया हुआ था। पड़ी कोहनी से टेक लगाकर बैठ गई और साथ को देखने लगी। मेरी आंखों पर कोई मंत्र पढ़कर फूंक दो, ये बार बार तुझे देखने की जिद करती हैं। उसे कल रात का सरप्राइज एक बार फिर याद आया और वो मुस्कुरा दी और साद के माथे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से हटाने के बाद उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तभी साद अचानक कसमसाया और और पड़ी फौरन से सीधी होकर लेट गई और कंबल में मुंह छुपाकर आंखें मीच ली। लेकिन फिर जब काफी देर बाद कोई हरकत ना हुई तो पड़ी ने आहिस्ता से अपना कंबल मुंह से निकाल कर झांका तो साद उससे बेपरवाह सोया हुआ था। पड़ी ने शुक्र का सांस लिया और उठी और बालों का जूड़ा बनाकर वॉशरूम में घुस गई और फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले साद को उठा दे। इसी मकसद से वो साद की तरफ बढ़ी और उसका कंधा हिलाने लगी। साद उठो, सोने दो, पड़ी तंग ना करो। पड़ी के उसके कंधा हिलाने पर साद अपना कंधा छुड़वाता हुआ नींद में ही बोला, क्या मतलब सोने दूं, उठो, फौरन टाइम देखो 1 बज रहा है, मैंने सोना है जाओ। साद मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, अगर तुम नाश्ता बनने तक आ गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। परी ने साद के ना उठने पर धमकी दी। ठीक है अब जाओ। साद उसकी धमकी को किसी हाथ में लाए बगैर बोला, जिस पर परी का मुंह खुल गया। ठीक है मैं जा रही हूँ और अब तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मरना। ये कहकर परी जाने लगी जब साद ने उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा झटका दिया, जिस पर वो बेड पर जा बैठी तो साद मुंह बनाकर बोला, बस हर वक्त मुझे मारने के प्लान्स बनाती रहती हो। मैंने कब तुम्हें मारने के प्लान्स बनाए हैं? परी ने हैरत से पूछा। लो अभी तो कह रही थी कि पूरा दिन कुछ खाने को नहीं दोगी और मैं भूखा मरूं, तो ये तो मुझे मारने के प्लान्स ही तो बना रही हो। नहीं साद, मैं कोई प्लान्स नहीं बना रही, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। परी नफी में सर हिलाते हुए बोली, अच्छा मतलब अब दोगी ना खाना? साद ने समझने वाले अंदाज में कहा, जिस पर परी ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। गुड, अब तुम जाकर अपने लिए नाश्ता बनाओ, मैं तो 1 घंटे बाद उठूंगा। ये कहकर साद ने करवट लेकर आंखें बंद कर ली और परी अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई और साद परी के जाने बाद आंखें खोलकर मुस्कुराता हुआ बोला, बेवकूफ।
फजर रूम से निकलकर एक बार फिर उस बेंच पर जा बैठी और रोने लगी, क्योंकि अब उसका गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आलिया ने ये सब उसी की वजह से किया था। लेकिन उसके साथ वो आलियान से खफा भी थी, जिसने अपनी जिद पूरी करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया था। यूं ही बैठे बैठे कभी खुद से तो कभी आलियान से गिला करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसे एहसास तो तब हुआ जब एक नर्स उसके पास आकर कंफर्म करते हुए बोली, मिसेस आलियान। नर्स के पूछने पर फजर इस बात में सर हिला दिया तो नर्स मजीद गोया, आपके हस्बैंड मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे वो मेडिसिन नहीं लेंगे। नर्स के बताने पर फजर गहरी सांस लेती नर्स के पीछे रूम की तरफ बढ़ी और उसे रूम में दाखिल होते देखकर आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फजर ने अंदर दाखिल होकर उसे गुस्सीली नजरों से घूरा, जबकि आलियान उसकी घूरियों को खातिर में ना लाते हुए मुस्कुराता रहा। तो फजर जिद होकर बोली, क्या मसला है तुम्हारे साथ, मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? किसने कहा है मैं नहीं ले रहा मेडिसिन? तुम कहो और मैं ना लूं, ऐसा हो सकता है? फरमा बरदार शोहर की भरपूर एक्टिंग करते हुए आलियान बोला। तो फजर ने नर्स की तरफ देखा, जिसने फौरन आगे बढ़कर गोलियां निकालकर आलियान को दी, जो मुसलसल फजर को देख रहा था। आलियान ने फजर को देखते हुए गोलियां निकली और पानी का गिलास साइड टेबल पर रखकर एक आईब्रू उचकाकर नर्स को देखा, जैसे कह रहा हो और कुछ। नर्स नफी में सर हिलाती बाहर निकल गई तो फजर करीब ही रखे ट्विस्टर सोफे पर जा बैठी। तो आलियान बोला, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, बस आते ही लड़ना शुरू हो गए। हाँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है तुम बहुत बुरे हो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैं बहुत बुरा। अब ये बताओ कुछ खाया है तुमने? आलियान की बात पर फजर ऐसे बैठी जैसे उसने कुछ सुना ही ना। आलियान ने फिर से उसे पुकारा, फजर। अब की बार भी फजर टस से मस न हुई तो आलियान बोला, फजर तुम क्या चाह रही हो कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊं? आपके आलियान के कहने पर फजर बोली, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि आलियान के पांव पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। इसलिए आलियान की धमकी कारीगर साबित हुई, इसलिए फजर फौरन बोल उठी, अच्छा यहाँ आओ। आलियान के बुलाने पर फजर बगैर चूंच ना किए उसके पास जाकर बैठ गई, क्योंकि उससे कोई बात नहीं था कि उठकर उसके पास ही आ जाता। नाराज हो? मुझे तुमसे नाराज होने का कोई शौक नहीं है, फजर ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। शौक नहीं है लेकिन नाराज तो हो। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करते फिरो और मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है। मैं कह दूंगी कि चले जाओ तो जाकर अपना एक्सीडेंट करवा कर आ जाओगे। सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें भी तो तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह, खुद गर्ज हो तुम, जो खुद जीतने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते। मुझे खुद गर्ज कहते हो तो बिल्कुल ठीक कहते हो कि जिसकी गर्ज ही तुम हो तो वो खुद गर्ज क्यों ना हो। रोते हुए कहते हुए फजर अपना रुख मोड़ कर बैठ गई। तो आलियान बोला, मेरी तकलीफ पर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं इश्क तो नहीं हो गया मुझसे? आलियान की बात पर फजर ने झटके से अपना रुख आलियान की तरफ मोड़ा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आंखों में आ जाते हैं आंसू, फिर भी होंठों पर हंसी रखनी पड़ती है। यह मोहब्बत भी क्या चीज है, जिससे करो उसी से ही छुपानी पड़ती है। तो फिर इतना रोई क्यों हो? मैं नहीं रोई, फजर ने फौरन एतराज किया। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। मैं कह रही हूँ ना कि मैं नहीं रोई, ना ही मैंने तुम्हारे लिए कोई दुआ किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करते फिरो। झुंझला कर वो जो नहीं भी बोलना था वो भी बोलते हुए फजर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो आलिया ने पीछे से हाँक लगाई, ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ तो खा लो। फजर ने पता नहीं उसकी बात पर अमल करना था या नहीं, लेकिन वो सुनकर बाहर निकल गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बैठी रही तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। साथ 1 घंटे का कहकर उससे भी ज्यादा देर में उठा था और फ्रेश होकर परी के सर पर खड़ा होकर नाश्ता मांगने लगा, जिस पर परी ने चिट्टा सफेद इनकार कर दिया नाश्ता देने से, जिस पर साद ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं दोगी? तुमने तो कहा था मैं दूंगी नाश्ता। क्या लगता है तुम्हें कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम मुझसे नाश्ता बनवा लोगे? परी लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर बोली, क्योंकि उसे बाद में महसूस हुआ था कि साद ने उसे बेवकूफ बनाया था। लगता नहीं है तुम बेवकूफ, तो क्या किया जा सकता है? साथ कंधे उचकाकर मुस्कुरा कर बोला, जिस पर परी गुस्से में बोली, अच्छा तो मैं बेवकूफ हूँ, तो ठीक है फिर अब खुद ही बनाओ नाश्ता। ये कहकर परी किचन से बाहर निकल गई और साथ कुछ देर खड़ा बेबसी से दरवाजे को देखता रहा और फिर नाश्ते का सामान निकालने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ा। अभी उसने चूल्हा जलाया ही था जब परी एक बार फिर किचन में दाखिल हुई और साथ को साइड पर करते हुए बोली, हटो पीछे और चुपचाप जाकर बाहर बैठो, ला रही हूँ नाश्ता। परी उंगली से बाहर की तरफ इशारा करके बोली तो साद ने उसके फूले हुए गालों को जोर जोर से खींचता हुआ बोला, मुझे पता था मेरी प्यारी बीवी मेरे साथ ऐसा जुल्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार जो है। साथ के मुस्कुरा कर कहने पर परी ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और बोली, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, निकलो बाहर, वरना खुद बनाना फिर नाश्ता। अच्छा भाई जा रहा हूँ, साथ हाथ खड़े करते हुए बोला और बाहर निकल गया और परी मुस्कुराकर नाश्ता बनाने लगी। तुम्हारी अदा पर तो नफरत करने वाले भी फिदा हैं, तो सोचो मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होगा।
आलियान कब से खाली कमरे में बैठा उकता गया था। ना तो वो कहीं आ जा सकता था और ना ही कुछ और कर सकता था। फजर भी तब से अब तक नहीं आई थी। आखिर जब वो इंतजार कर करके उकता गया तो फजर धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर आई और सोफे पर जा बैठी। उसे देखते आलिया ने पहला सवाल किया, कुछ खाया तुमने? हाँ खा लिया है, अब चुप करके लेटे रहो। फजर डांटते वाले अंदाज में बोली। चुप तो है, मैं हरगिज नहीं होने वाला, बातें करो मुझसे, बोर हो रहा हूं मैं। तुम्हारी बोरियत दूर करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। फजर उसे घूरती हुई बोली, तो तुम यहाँ पर मेरे लिए ही मौजूद हो ना, तो ये काम तुम्हारा है, मैं बोर ना हूँ। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मैं क्या करूं? डांस करना शुरू कर दूं? इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी मर्जी, मैं गुस्सा करूं या जो मर्जी करोगे। तुम्हें ज्यादा मसला है तो ना करो मुझसे बात। नाराज हो? फजर के गुस्सा करने पर आलिया ने अपना पुराना सवाल दोहराया। हाँ नाराज हूँ। फजर जान छुड़ाने के लिए फजर ने फौरन से कहा, तुम्हें पता है शोहरों से कौन सी बीवियां नाराज होती हैं जिन्हें यकीन होता है कि उनके शोहर इन्हें जरूर मनाएंगे। और तुम्हें भी देखकर लग रहा है कि तुम्हें भी मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें जरूर मनाऊंगा। आलिया ने लब दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। और फजर जो जान बूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी ताकि आलिया ने जो थोड़ी देर पहले उससे इश्क हो जाने वाली बात कही थी वो बात दोबारा कभी ना सोचे। लेकिन आलियान की इस बात पर उसे सचमुच गुस्सा आ गया और वो सोफे पे लेटती हुई बोली, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर फजर ने आंखें बंद कर ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आलियान फिर कुछ ऐसा बोले और वो रात से जागी हुई थी, इसलिए उसकी आंखें थोड़ी देर में खुद ब खुद बंद होती चली गई और उसे देखते देखते आलियान भी नींद की वादियों में चला गया। साद को नाश्ता देकर परी अपनी अलमारी सेट करने लगी। अपनी अलमारी सेट करके वो साद की अलमारी की तरफ बढ़ी और उसकी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकालने लगी। तभी इन कपड़ों में से एक एल्बम नीचे गिर पड़ी। वो एल्बम उठाया और बेड पर ले जाकर उसे देख लगी, जिसमें साद की मुख्तलिफ तस्वीरें थीं। कुछ देर में वो बैग कंधे पर लटकाए किसी ग्रुप के साथ था, किसी में अकेला। पड़ी तस्वीरें आगे करती रही। ये तस्वीरें किसी इवेंट की थी जिसमें बहुत से लड़के लड़कियां मौजूद है, जिनमें से एक वही लड़की थी जिसे पड़ी ने साद के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। मजीद तस्वीरों में भी वो मौजूद थी और उसे देखते हुए पड़ी के तन बदन में आग लग गई थी। उस ट्रेल की तस्वीरें तो बहुत संभाल कर रखी हैं, मेरी तस्वीरें तो कभी नहीं रखी होंगी। गो इस एल्बम में बहुत से लोगों की तस्वीरें थी, लेकिन पड़ी की सुई तो वहीं अटक गई थी। पड़ी ने गुस्से में उठाकर वो एल्बम जमीन पर फेंका, जो कि अंदर दाखिल होते हुए साद के कदमों के पास जा गिरा और उसे देखकर पड़ी गुस्से में उसके बाहर कपड़े निकाले कपड़ों को ऐसे ही उठाकर अलमारी में ठूंसने लगी, जबकि साद हक्का बक्का खड़ा उसकी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। कुछ ना समझ आने पर साद पड़ी की तरफ बढ़ा और कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और पूछा, क्या हुआ? पड़ी ने उसका हाथ झटकर उसे धक्का दिया और कहा, जाओ यहाँ से। उसके धक्के का असर लिए बगैर साद ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद किए और पूछा, क्या हुआ है पड़ी, बताओ। साद के पूछने पर पड़ी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वो अपने हाथ छुड़ाकर उस एल्बम की तरफ बढ़ी और उसे उठाकर साद के पास लाकर सनाया की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली, ये कौन है? डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, फिर बाद में हम दोनों ने एक ही हॉस्पिटल में हाउस जॉब की। ये पिक्चर्स यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी की हैं। साद के बताने पर पड़ी ने उसके सीने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और आखिर थक कर उसी के सीने से सर टका लिया और बोली, झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें उसके साथ रेस्टोरेंट में देखा है। हाँ, और तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली गई। साद की बात पर पड़ी ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हैरत से उसकी जुबान दंग रह गई और वो दीदे फाड़े साद की तरफ देख रही। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी जासूसी करोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमारे वलीमे वाले दिन मेरी फोन पर सनाया के साथ किसी ने 52 सेकंड्स बात की थी, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। अगर इस बात को छोड़ भी दें तो जिस दिन मैं उससे मिलने गया था उस दिन सनाया के फोन आने पर जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नजर आया, वो इस बात को जाहिर करता था कि यकीनन तुम नई वलीमे वाले दिन उससे बात की थी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो बात यकीनन खुशगवार नहीं रही होगी। बाकी की कसर तुमने मेरे पीछे रेस्टोरेंट में आकर पूरी कर दी। मैंने शीशे में तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली गई। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा कि तुमने जो भी देखा और सुना वो बस एक गलतफहमी थी। बाकी ना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी थी ना है, सिर्फ वही मुझे पसंद करती थी, मैं तो बस उसे एक दोस्त समझता था, डेट्स इट। पड़ी के हैरत से साद की तरफ देखने पर साद ने नरमी से उसे सारी बात बताई, जिस पर पड़ी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई और बोली, अगर तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझसे? क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझ पर एतबार करो और खुद आकर मेरे से वजाहत मांगो, ना कि हमेशा मुझ पर शक करती रहो। और देखो आज आखिर तुमने खुद ही पूछ लिया। वो उसे रसान से समझा रहा था, जिस पर पड़ी शर्मिंदा हुई जा रही थी। ओके, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी की नहीं, एतबार की जरूरत है पड़ी। पड़ी के आंसू साफ करते हुए साद बोला, जिस पर पड़ी ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया था। वैसे पड़ी गुस्सा मुझ पर था तो मुझ पर निकालती, ना मेरे कपड़ों पर निकालने की क्या जरूरत थी? साद का इशारा अलमारी की तरफ था, जहां कुछ देर पहले पड़ी ने उसके सारे कपड़े गोल मोल करके ठूंस दिए थे।
जिससे उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। ओह सॉरी, मैं दोबारा प्रेस करके सेट कर दूंगी। परी साहब ने परी को संजीदगी से पुकारा। जी यार, जब तुम इतनी फरमाबरदार बन जाती हो तो मुझे तुम पर गुमान होने लगता है कि आया ये तुम ही हो ना जिसे मुझसे लड़े बगैर खाना हजम नहीं होता था। संजीदगी से कहते हुए आखिर में साद ने कहका लगाया, जिस पर परी ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ा। हाँ, अब लग रही हो ना मेरी परी। परी के गाल जोर जोर से खींचते हुए साद बोला, जिस पर परी अपने गाल छुड़ाकर सहलाती हुई बोली, साद मेरे चीख से तुम्हें कौन सी दुश्मनी है, जब देखो खींचते रहते हो। दुश्मनी नहीं है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं तुम्हारे ये फूले फूले चीख, और गुस्से में तो ये फूल कर और भी ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। साद के कहने पर परी ने उसे धक्का दिया और कहा, हटो, मुझे अलमारी साफ करने दो। ये कहकर परी फिर से सारे कपड़े बाहर निकालने लगी और साद मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। और उसके जाने के बाद परी सरशार सी मुस्कुरा दी। उसे अपना आप हवाओं में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। ये सोच ही उसे अंदर तक पुरसुकून कर गई थी कि वो सिर्फ उसका है। फजर की जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। आलियान भी सोया हुआ था। फजर फ्रेश होकर आई तो उसके कुछ देर बाद समीना बेगम और सना हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुए और कुछ देर बाद उन्होंने फजर को ड्राइवर के साथ उसके घर भिजवा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब आ गई हैं तो फजर घर चली जाए। फजर ने भी उनकी बात बगैर चूं चढ़ा किए मान ली, क्योंकि उसे खुद अब आलियान के साथ रहना मुश्किल लग रहा था। उसकी बातों से वो खुद को कमजोर पड़ता महसूस कर रही थी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर आलियान को उसकी कमजोरी का पता चल गया तो वो यकीनन उसका भरपूर फायदा उठाएगा। अभी नहीं तो बाद में तो जरूर जाना जरूरी है क्या? परी उंगलियां मरोड़ती हुई साथ से बोली, जिसे अचानक कनाडा जाना पड़ रहा था। जाना जरूरी है क्या? पड़ी उंगलियां मरोड़ती हुई साथ से बोली, जिसे अचानक कनाडा जाना पड़ रहा था। हाँ जरूरी है, तभी तो जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है। तो डॉक्यूमेंट तो तुम वैसे भी मंगवा सकते हो, खुद जाने की क्या जरूरत है? मेरे साइन के बगैर नहीं निकलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, और काफी लंबा प्रोसीजर है। साथ के कहने पर पड़ी मुंह बसोड़ कर बोली, कब वापिस आओगे? कुछ कह नहीं सकता कितना टाइम लग जाए, शायद 2 हफ्ते। साथ अपने बैग की जिप बंद करता हुआ बोला, जिस पर पड़ी जेरे लब बोली, 2 हफ्ते? साथ की फ्लाइट में कुछ ही देर थी और साथ के जाने तक वो मुसलसल साथ के सर पर सवार थी और उसे तके जा रही थी। जाने से पहले साथ ने मुड़कर उसे कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, और उसका गाल थपथपा कर मुड़ा तो पड़ी बोली, आई विल मिस यू। पड़ी के कहने पर साथ सरशार सा मुस्कुराया और वापस मुड़ा। बेशक दोनों ने कोई मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, लेकिन उनकी आंखें सारा राज फाश कर देती और वक्त आने पर एतराफ भी कर लेते। और बोला, अगर मेरी याद आए तो चांद को देख लेना, ये सोच कर नहीं कि खूबसूरत है कितना, ये सोच कर कि हजारों सितारों में तन्हा है कितना। ये कहकर वो चला गया और पड़ी मुस्कुराते हुए जमीन को तकने लगी, लेकिन दिल अंदर से उदास हो गया था। फजर खिड़की से बाहर नजर आते मंजर को देख रही थी। आज 1 हफ्ते बाद वो फिर यहाँ मौजूद थी। उस 1 हफ्ते के दौरान वो चंद दिन हॉस्पिटल गई थी, और वो भी तब जब आलियान सोया होता था। वो भी दिल के हाथों मजबूर होकर, जो बार बार इस दुश्मन जान को देखने की जिद करता था, वरना तकरीबन रोज वो समीना बेगम से आलियान की तबीयत के बारे में मालूम करती थी। और कल ही उसे डिस्चार्ज किया गया और फजर उसके कमरे में मौजूद थी। जो मुदस्सर चाचा मुलाजिम के सहारे उस वक्त लॉन में मौजूद हल्की फुल्की वॉक कर रहा था, जो यकीनन फजर की वहां मौजूदगी से ना आशना था। फजर खिड़की से उसे छोटे छोटे कदम उठाते हुए देख रही थी, और ये उसकी नजरों का इर्तिकाज ही था जो आलियान की नजर ऊपर उठी थी और फिर पलटना भूल गई और फजर को अपनी प्यासी नजरों की प्यास बुझा रही थी। आलियान के देखने पर फौरन इधर उधर देखने लगी। हर फूल जुदा जुदा लेकिन शाख जुदा नहीं, हम तुम जुदा जुदा लेकिन दिल जुदा नहीं। आलियान उसे देखकर दिलो जान से मुस्कुराया था और मुदस्सर चाचा से कहने के बाद वो उनके साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया और फजर वहीं खड़ी अपने दिल को डपटने लगी कि आखिर क्या जरूरत थी ऐसे देखने की। थोड़ी देर बाद आलियान मुदस्सर चाचा के साथ कमरे में आया और वो उसे बेड पर बिठाकर चले गए। फजर की बेकरार नजरें भी उसकी तरफ उठी जो उसे ही देख रहा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उस तक गई और बेड पर उसके करीब ही सर झुकाकर बैठ गई और बोली, कैसे हो? नाराज हूँ। सवाल के जवाब में आलिया ने गहरी सांस भरकर कहा, जिस पर फजर ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? अगर एक बीमार शख्स की बीवी उसे बगैर बताए बगैर मिले छोड़कर चली जाए और मुड़कर भी ना देखे तो कैसा होगा? उसका नाराज होना तो बनता है। आलियान के मुंह बनाकर कहने पर फजर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तो इस बीमार शख्स को भी चाहिए ना कि बीमारी में अपनी मासूम बीवी को इतना तंग ना करे कि वो उसे बगैर बताए मिले
बगैर छोड़कर चले जाने पर मजबूर हो जाए। मासूम तो देखो जरा। फजर की बात पर आलियान बड़बड़ाया, लेकिन जबकि उसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची जरूर थी कि फजर बआसानी सुन ले, और आलियान के कंधे पर मुक्का जड़ के बोली, तो क्या नहीं हूं मैं मासूम? फजर के कहने पर आलियान मुस्कुराते हुए उसे हर जाविये से देखने लगा और फिर कुछ देर बाद कंधे झुकाकर बोला, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रही तुम मासूम। मासूम पर जोर देते हुए आलियान कहका लगाकर बोला, जिस पर फजर मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी तो आलियान उसका हाथ पकड़कर बोला, मजाक कर रहा था यार, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हारी जैसी मासूम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। फजर ने आलियान का हाथ झटका, क्योंकि उसे पता था कि वो मक्खन लगा रहा है, और कहा, झूठ मत बोलो। फजर की बात पर आलिया ने कहका लगाया और हंसते हुए अपने कंधे से उसका कंधा टकरा कर बोला, यानी कि तुम खुद मानती हो कि तुम मासूम नहीं हो। आलियान के कहने पर फजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो उसे धक्का देकर उठते हुए बोली, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। आलिया ने उसकी कलाई पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अच्छा ना यार, मजाक कर रहा था, नहीं करता तंग, और इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आई हो, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आलियान, अगर अब तुमने मुझे तंग किया ना तो फिर मैं फिर से चली जाऊंगी, फजर ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तो मैं फिर से तुम्हें वैसे ही बुलवा लूंगा जैसे पहले बुलवाया था। आलियान, आलियान की बात पर फजर ने रूहांसी होकर जोर से उसका नाम पुकारा था और उसका कॉलर अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर बोली थी, अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी ना तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर फजर ने अपनी आंखों में आई नमी छुपाने के लिए सर झुका दिया। आराम से तो तुम आ भी नहीं रही थी ना, मैं वैसे भी आ ही जाती। आलियान, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? फजर ने आलियान के सर पर लगी पट्टी पर उंगली फेरते हुए कहा, जबकि उसी वक्त फजर का एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैं नहीं जानता हूँ फजर, तुम कभी नहीं आती। मैं नहीं जानता तुम्हें फजर, तुम कभी ना आती। आलियान जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला, प्लीज अब कहीं मत जाना यार, मिन्नत भरे लहजे में कहकर आखिर में वो फजर के गले लग गया और सरगोशी में बोला, आई रियली मिस यू अ लॉट। आई मिस यू टू। फजर ने बगैर आवाज के अपने लबों को जुम्बिश दी और आलियान से दूर हुई तो आलियान शरारत से बोला, वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर रो क्यों रही थी? कहीं इश्क तो नहीं हो गया मुझसे? आलियान, तुमने कहा था ना तुम मुझे तंग नहीं करोगे। फजर ने आलियान की बात का असर जाहिर करने के लिए गुस्से में कहा, तंग तो नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूं। तो क्यों पूछ रहे हो? ना पूछो ना। गुस्से में चीखती हुई फजर बाहर निकल गई तो आलियान ने पीछे से हाँक लगाई, बात तो सुनो यार। आलियान मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, इकरार तो मैं भी करवा कर रहूंगा मिसेस फजर। आलियान दूसरी तरफ फजर खुद को कोस रही थी कि क्यों नहीं रहता उसका खुद पर कंट्रोल। अब आलियान हर वक्त उसे चढ़ाएगा। किन लफ्जों से करूं बयां अहमियत तेरी, किन लफ्जों से करूं बयां अहमियत तेरी, के बिन तेरे हम अक्सर नामुकम्मल रहते हैं। साद को गए एक हफ्ता हो गया था और एक हफ्ते के दौरान उसने एक दफा भी परी से कांटेक्ट नहीं किया था, जबकि परी पूरा दिन इधर से उधर बावली हुई फिरती थी। पूरा दिन फोन को देखती रहती कि शायद अब उसका फोन आए, अब आए, लेकिन अब तक इंतजार ला हासिल ही रहा। आज भी वो उसके फोन का इंतजार कर करके जब थक गई तो गुस्से में टीवी चलाकर बैठ गए। टीवी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि उसे भला मेरी क्या परवाह, खुद तो मजे में होगा और मैं फजूल में उसका इंतजार कर रही। अब तो अगर आया भी फोन तब भी मैं नहीं उठाऊंगी। भूलना भी चाहो तो याद आ जाएंगे हम, इस तरह से तुम्हारे ख्यालों पे छा जाएंगे हम। परी अपनी सोचों में इतनी महव थी कि उसे पता ही नहीं चला कब फायजा बेगम उसके पास आकर बैठी। परी को होश तब आया जब उन्होंने जोर से परी का नाम पुकारा तो परी अपनी जगह से उछली और बोली, फुप्पो आप कब आई? मैं तो कब से आई हुई हूँ, तुम्हें ही पता नहीं किन सोचों में गुम हो। सॉरी फुप्पो, मुझे पता नहीं चला। फायजा बेगम की बात पर परी कुछ शर्मिंदा होती हुई बोली, कोई बात नहीं परी, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। जी फुप्पो बोले। पड़ी, वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, मेरी तबीयत नहीं ठीक और मैंने बहुत इसरार करके बुलाया था। अब अगर मैं ना गई तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या तुम मेरी जगह चली जाओगी? मैं? पड़ी हैरान होते हुए बोली, लेकिन मैं तो किसी को जानती भी नहीं होंगी, तो मैं कैसे? पड़ी तजब्जुब का शिकार होते हुए बोली, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही चली जाती पड़ी, लेकिन अगर कोई ना गया तो कहीं उसे बुरा ही ना लगे। ठीक है फूफो, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, अब बस ये बता दे कि कब जाना है। पड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, आज शाम ड्राइवर के साथ चली जाना। ओके। पड़ी के रजामंद हो जाने पर फायजा बेगम चली गई और पड़ी अब बर्थडे पार्टी के बारे में सोचने लगी। फजर कमरे में आई तो आलियान मोबाइल पर मसरूफ था। फजर ने उसे पुकारा एक बार दो बार, लेकिन उसे जवाब नहीं दिया तो फजर चीखी, आलियान मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या है फजर, देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ? दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ यहाँ से। आलियान के उकताए हुए लहजे पर
पहले तो फजर हक्का बक्का रहेगी क्योंकि वो ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर संभल कर बोली, आलियान मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन मुझे नहीं करनी, जाओ यहाँ से, तंग मत करो प्लीज। अब के आलियान के रूखे पीके अंदाज पर फजर होने वाली होगी और अपने आंसू छुपाने के लिए तेजी से बाहर निकल गई, क्योंकि वो दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज पहली दफा आलियान ने उससे ऐसे बात की थी जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, क्योंकि इश्क में नाताल्लुकी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ आलियान भी फजर के साथ ऐसा करके खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था फजर बस इकरार करते। ये इश्क की मंजिल है, कदम सोच कर रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। कुछ देर पहले ही फायजा बेगम रेड कलर की जमीन को छूती मैक्सी परी को देकर गई थी पार्टी में पहनने के लिए, जो परी को बर्थडे पार्टी के हिसाब से बहुत हैवी लगी, लेकिन फिर भी उसने पहन ली। लाइट मेकअप के बाद लंबे लटकने वाले सिल्वर इयररिंग्स जिस पहने बालों को खुला छोड़े वो बेहद हसीन लग रही थी। तैयार होकर ड्राइवर के साथ घर से निकली। रास्ते में उसने फ्लावर शॉप से रोज का बुके लिया और एक लंबे सफर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी समंदर के करीब रोकी। परी ने गाड़ी से उतर कर देखा तो उसे दूर से लाइट्स नजर आई। आसपास कोई भी नहीं था। परी कुछ आगे आ गई, लेकिन उसे कहीं कोई नजर न आया। उसे लगा शायद ड्राइवर उसे गलत जगह पर ले आया। यही कहने के लिए जब उसने मुड़कर देखा तो वहां अब न ड्राइवर था न गाड़ी, गोया वो जा चुका था। परी कुछ और आगे आई तो उसे रोशनी नजर आई, लेकिन उसे अब अकेले घबराहट शुरू हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रोशनियों की तरफ बढ़ी, जहां फूलों की एक लंबी रविश बनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ आ गई। यहाँ तो और कोई नहीं था, जबकि फूफो ने तो कहा था कि उनकी फ्रेंड उसे बाहर ही मिल जाएंगी। आगे जाने का फैसला तर्क करके उसने अपना मोबाइल निकाला और अभी वो फोन में लाने ही लगी थी जब किसी ने पीछे से उसे अपनी गिरफ्त में लिया। तो परी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया जब किसी ने उसके कान में सरगोशी की। सरप्राइज! एक मानूस सी आवाज सुनकर परी ने मुड़कर देखा तो वो रोशनियों में साद के चेहरे का एक एक नक्श नजर आ रहा था। उसे देखते ही बेख्तियार परी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली और वो खुशगवार हैरत से बोली, साद तुम? साद घूमकर परी के सामने आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर अपना हाथ फैलाया और बोला, टुडे आई वांट टू से यू आई लव यू मिसेस परिशे साद। विल यू? साद के अचानक पूछने पर कुछ देर तो परी हैरत से सुन हो गई और जब होश आया तो साद का बढ़ा हुआ हाथ थाम कर शेर पढ़ा, तेरी मासूम निगाहों की कसम, दिल ने क्या रूह ने भी तुझसे ही प्यार किया है। परी के इकरार पर साद सरशार सा मुस्कुरा दिया, जबकि परी को तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसे अचानक इकरार पर उसका दिल चाह रहा था वह पूरी दुनिया को बताए कि मैं आज बेइंतहा खुश हूँ। साद ने एक खूबसूरत ब्रेसलेट परी को पहनाया, जबकि परी के होंठों से मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। फिर वो परी का हाथ पकड़कर आगे ले गया, जहाँ एक टेबल पर कैंडल से दिल बनाया हुआ था। हम दोनों ने डिनर किया और उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े समंदर की लहरों के पास जा रुके। तो परी ने साद से कहा, साद तुम्हें मुझसे कब मोहब्बत हुई? पता नहीं, बस मुझे इतना पता है तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। बचपन से कनाडा जाने से पहले बस मेरे दिमाग में यही बात थी कि एक प्यारी सी डॉल बस मेरी है। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे बस ये पता था कि तुम पर बस मेरा इख्तियार है। इसलिए पाकिस्तान आकर मैं अपने हर अमल से ये बात जाहिर करता रहा कि तुम पर बस मेरा हक है। मेरा दिल कहता था कि तुम पर मेरा एतबार है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की हर बात मनवाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती थी। तो मुझे जिद हो गई मुझे तुम्हें हासिल करने की, और देखो कर लिया मैंने तुम्हें हासिल। फिर कब मोहब्बत हुई, कब इश्क हुआ, पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हें कब मोहब्बत हुई मुझसे? पता नहीं, परी ने कंधे झुका कर कहा, जिस पर दोनों का मुश्तरका कहका गूंजा।